वेव ऑप्टिक्स के अंदर काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑप्टिक्स लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोलते हैं, राइट, सही है। कोई बोलता है कि वेव, ये ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, राइट। पहले हम वेव ऑप्टिक्स कर लेते हैं, फिर रे कर लेते हैं और फिर कोर्स करते हैं। देखो ऐसा नहीं है, ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन नहीं है। ये कोर्स जो वॉल्यूम 2 है, इसका लेना देना बहुत पुरानी हिस्ट्री से है। 1650 1670 के टाइम की बात है, न्यूटन के टाइम की बात है ये। अब वो न्यूटन बीच में कैसे आ गया? एक्चुअल में लाइट को स्टडी करना सबसे मुश्किल रहा है साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए। लाइट स्टडी सबसे टफ है। आप देखो ना, लाइट है, आप लाइट देख रहे हो, कौन मान लेगा यार इसमें वेव्स हैं? कहां दिख रही है तुम्हें क्रेस्ट एंड ट्रफ? और जबकि इसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ छुपी हुई है, ये तो कई साल तक साइंटिस्ट को पता ही नहीं लगा, और जबकि है। लेकिन अगर ये क्रेस्ट एंड ट्रफ की बनी हुई है, फिर लेंस एंड मिरर्स की आपने 10th में, और लेंस एंड मिरर में क्या सीखा? रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती हैं, फिर रेज बीच में कैसे आ गई? अगर क्रेस्ट और ट्रफ है तो रेज बीच में कैसे आ गई? ये कंफ्यूजन है। तो कहानी न्यूटन ने स्टार्ट की थी। न्यूटन ने लाइट को स्टडी करने की कोशिश की। उसने ये पहली थ्योरी बनाई। उसने कहा जो लाइट है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। उसको ऐसा लगता था कि लाइट पार्टिकल्स की बनी हुई है। उसे ऐसा क्यों लगता था? इसलिए लगता था क्योंकि पानी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। उसको लगता था बॉल की तरह लाइट आती है, बैट से टकरा के चली जाती है, डन। तो ऐसी लाइट के पार्टिकल्स आते हैं, टकरा के चले जाते हैं, और अगर किसी और मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उन बॉल्स की या पार्टिकल्स की स्पीड घट जाती है। तो उसने कहा रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है। ये थ्योरी कम से कम नहीं तो 150 साल तक लोग मानते रहे कि ऐसा ही कुछ होता होगा। अभी लाइट, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कैसे पता लगा? बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिसमें, जैसे अगर मैं अपने मिरर में शक्ल देखता हूं, नहीं पता, अब पार्टिकल्स आ रहे हैं, शक्ल कैसे दिखा रहे हैं पता नहीं। तो लाइट के कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जो कि न्यूटन की थ्योरी वहां पर हर जगह फेल हो गई। तो ये थ्योरी तो फेल थी। फिर भी लोगों को समझ में आया कि लाइट किससे बनी हुई है, लाइट है क्या चीज। तो ये 1850 के आसपास हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां से पता लगा, क्योंकि सेम डिस्कवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे चल रही थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली पूरी कहानी है, वो किसी दुनिया के किसी और कोने में चल रही है। वो लाइट स्टडी नहीं कर रहे, वो ईएम वेव स्टडी कर रहे हैं। तो वहां से निकल के आया लाइट इज एन ईएम वेव। तो पता लगा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, जो कि क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब एक थ्योरी न्यूटन की चल रही है जो बहुत देर तक नहीं चली। 1850 के आसपास दुनिया के एक और कोने में एक साइंटिस्ट काम कर रहा था जिसका नाम था हाइगन्स। ये बंदा जो है, इसने एक थ्योरी बनाई। इसने कहा कि जो लाइट है ना, वो एक्चुअल में वेव नेचर है। इसको लगता था वेव नेचर है, और उसने कुछ मैथमेटिकल प्रूफ भी दिए कि ये इसकी एक्चुअल में वेव नेचर ही है। इसको लगता था कि लाइट ट्रेवल करती है, जैसे पानी में पत्थर फेंको ना तो रिपल्स बनते हैं। इसको लगता था रिपल्स की फॉर्म में जैसे लाइट ट्रेवल करती है। तो इसने अपनी थ्योरी को और बनाया, और हाइगन्स थ्योरी करके बड़ी फेमस हुई, जो बिल्कुल सही थी। उसको ठीक लगता था जैसे पानी में रिपल चलते हैं, ऐसे लाइट का भी कुछ ऐसे बिहेवियर है। तो लोगों को अंदाजा हो गया था हाइगन्स की स्टडी अलग चल रही है, मैक्सवेल का ईएम वेव अलग चल रहा है, पर ये दोनों सेम ईयर में चल रहे थे 1850 के आसपास। तो वहां से पता लगा कि नहीं, हाइगन्स की थ्योरी ठीक थी, क्योंकि लाइट एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो एक बात तो पक्की हो गई थी कि लाइट इज एन ईएम वेव, या लाइट जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये बात पता लग गया था। और लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और अगर हम लाइट को वेव की फॉर्म में स्टडी करें तो फिर कौन सा ऑप्टिक्स है? वेव ऑप्टिक्स। तो हम वेव, लाइट को मानेंगे एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक, तो कुछ फिनोमिनास का आंसर दिया गया ये मानते हुए कि लाइट वेव है, और सही आंसर आया और बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट था। तो लाइट वेव से बनी हुई है। लेकिन फिर किसी ने पूछा, हम अपनी शक्ल कैसे देख पाते हैं शीशे में, मिरर में अपनी शक्ल कैसे देखते हैं? वेव आती है, वेव टकरा के जाती है, ऐसा तो कोई थ्योरी नहीं है। वेव आपकी रिफ्लेक्शंस और आपकी जो मिरर की जो इमेजेस बनती हैं, या लेंस के अंदर जो आपकी जो इमेजेस बनती हैं, उल्टी बन गई, इन्वर्टेड बन गई, उसका आंसर दे नहीं पा रही। तो लाइट का एक स्पेशल केस है। लाइट के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव, लाइट को वेव की तरह मानते हुए स्टडी नहीं किया कर सकते, मतलब वेव नेचर वो आंसर दे ही नहीं सकती। लेंस हो गया, मिरर हो गया, प्रिज्म हो गया, आप लाइट को कैसे मानते हो? इन दी फॉर्म ऑफ रेज।
तो आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आता है। तो इसलिए कौन सा ऑप्टिक्स बना? रे ऑप्टिक्स, क्योंकि लाइट के बहुत सारे फिनोमिना है जिनका आंसर वेव नेचर से आया और कुछ फिनोमिना है जिनका आंसर रे नेचर से आया। तो ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया, वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। 1900 तक ऐसा ही चला। 1905 में आइंस्टाइन आया, उसने नोबेल प्राइज लिया इस बात के लिए कि लाइट की एक और नेचर है जो इतने साल तक 1650 से लेके 1900 तक लोगों को पता ही नहीं लगा। और क्या नेचर है? पैकेट नेचर है, वो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, फोटोन्स। लाइट तो वो कहता है फोटोन से भी बनी हुई है, मतलब कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो वेव से आंसर दिए जा सकते हैं, कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो रे से आंसर दिए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो फोटोन्स मान के दिए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इतने साइंटिस्ट पहचान नहीं पाए और उसने ही आंसर दिया। तो लाइट की कौन सी नेचर है? फोटोन नेचर भी है। पहली दो नेचर, वेव नेचर, रे नेचर, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। डन। तीसरी फोटोन नेचर। फोटोन नेचर आइंस्टाइन की थ्योरी है और इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? एटम से। तो ये पूरी स्टडी को करना, आइंस्टाइन की थ्योरी जो आप पढ़ के आए हैं और एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना, न्यूक्लियस को पढ़ना, इसे बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो वॉल्यूम 2 दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला ऑप्टिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो एक्चुअल में सिलेबस डिस्कवरी के ऊपर है, लाइट कहां से स्टार्ट हुई थी और मॉडर्न फिजिक्स में कैसे एंट्री हुई है, ये वॉल्यूम 2 है आपका। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये चैप्टर के नाम ऐसे ही रखे कि कुछ भी रख दो, बच्चे को पढ़ा देते हैं, +2 टाइम पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पूरी डिस्कवरी एक सीक्वेंस में चलती आ रही है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फिर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस करके एनसीईआरटी का चैप्टर है। कोई टीचर जब ऑप्टिक्स पढ़ाएगा, दो फिनोमिना चाहे आपको आते हो तब भी पढ़ाएगा, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन, क्योंकि पूरे ऑप्टिक्स में है ही दो चीजें, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। फॉर्मेलिटी के लिए मैं भी पढ़ देता हूं। रॉफ रिफ्रैक्शन क्या है कि जब एक लाइट एंटर करती है रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये पहला लॉ। तो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ क्या है? व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और व्हेन डेंसर टू रेयर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है, अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर की रेशियो क्या है? म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। और अंडरस्टूड है यार, तुमसे कोई ये पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं डेफिनेशन पे। कौन पूछ रहा है +2 के बच्चे को व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो पता होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? दूसरा इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, and is defined as c by v, that is speed of light in vacuum by speed of light in medium। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये चैप्टर स्टार्ट है कहां से? वेव फ्रंट से। तो वेव फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं इससे